बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में टूट फूट का सिलसिला जारी है। जयप्रकाश साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, उन्होंने आज एक मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ने का ऐलान किया और ये ऐलान करते हुए वो आबदीदा भी हुए। उसके अलावा साबिक सूबाई वज़ीर KPK से इकबाल वज़ीर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उनकी भी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें आप देख सकते थे कि उनके ऊपर कुछ दबाव है, तो वो दबाव भी नज़र आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। और जिस तरह से उनकी जो स्पीच थी आखिर में ख़ास तौर पे, और जिस तरह से वो उठ के गए हैं, तो दोनों की वो सूरत हाल जो है वो देख के पता लग रहा था कि कोई शदीद दबाव है। तो ये टूट फूट का सिलसिला जारी है। उधर कराची में इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध गिरफ़्तार हो चुके हैं, और लाहौर में पुलिस जो है वो थोड़ी देर में ज़मान पाक लाहौर का सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाली है। उन्होंने सर्च वारंट्स लिए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो लीगल टीम वकला कुछ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, इमरान खान साहब के, वो ज़मान पाक में मौजूद हैं। उनको दिखाएं सर्च वारंट्स। उन्होंने सर्च वारंट्स देखे और उसके बाद फिर वकला की उस टीम ने पुलिस को सर्च करने की ज़मान पाक को इजाज़त दे दी है। और एक ख़बर मैं और आपसे शेयर कर लूँ कि वो जो 8 लोग कल पंजाब पुलिस कह रही थी कि हमने गिरफ़्तार किए हैं, जो कि ज़मान पाक से निकले थे और भागने की कोशिश कर रहे थे और ये दहशतगर्द थे, उनके हवाले से तफ्तीश आज कुछ सामने उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कुछ भरपूर इंकशाफात किए हैं। और उन्होंने बताया कि जो वाक़यात हुए थे 9 मई को, उसमें कौन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग लीडरशिप में से थे जो उनसे राब्ते में थे और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ह करना चाहता हूँ वकील की हैसियत से, क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिमिनल केसेस करता हूँ, एक वकील की हैसियत से क्रिमिनल भी करता हूँ, सिविल भी करता हूँ। तो क्रिमिनल केसेस में जब कोई FIR का इंदराज होता है, जब कोई पर्चा दर्ज हो जाता है, उसके बाद मुलजिम को पकड़ लेते हैं और उससे तफ्तीश हो रही होती है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है और वो कोई बयान देता है, तो वो कानून शहादत जो है पाकिस्तान के कानून का, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, कानून शहादत ऑर्डर, उसके सेक्शन 161 का बयान उसको कहते हैं, उसके तहत वो लिया जाता है। लेकिन पुलिस की हिरासत में दिए गए किसी बयान की अदालत में एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है। ये एक लीगल नुक्ता है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कोई भी FIR हो, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए इन वाक़यात को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुनान या वर्कर्स या जितने भी लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ पर्चे हुए हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल पॉइंट ऑफ लॉ हमारे कानून का, हमारी अदालतों का, कि कोई भी FIR है, खा किसी के ख़िलाफ़ भी है, उस FIR में पुलिस जब तफ्तीश करती है और वो उस मुलजिम का बयान लेती है ना, इकबाली बयान अंडर सेक्शन 161 के अलावा और कोई स्टेटमेंट वो ले नहीं सकती है पुलिस, तो उसकी 161 की स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल को जब अदालत में ट्रायल चलेगा तो इस बयान की बुनियाद पे, जो कि पुलिस की हिरासत में मुलजिम देता है, इसको एविडेंस कंसिडर करते हुए इसकी बुनियाद पे उसकी कन्विक्शन या उसकी सज़ा या उसको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अदालत के अंदर कोई बयान दे, उसे बोलते हैं 164 का बयान, सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, उसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है और उस पे रिलाई करते हुए अदालत फैसला सुना सकती है। लेकिन ये जो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है और जो कह रही है कि हमारे सामने ये इंकशाफ किया, तो इन सारे बयानात की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, सेक्शन 161 में आता है। बहरहाल तफ्तीश में जो अपडेट्स थे, डेवलपमेंट्स थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ एक और इम्पॉर्टेंट, एक दिलचस्प डेवलपमेंट अगर सियासत की आपसे बात करें, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी MNAs थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस्तीफ़े जो उन्होंने जमा कराए थे, जिसकी मंजूरी का नोटिफिकेशन स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जारी कर दिया था और कहा था कि इस्तीफ़े मंजूर, पहले करते नहीं थे, फिर PTI वालों ने कहा कि ना करें तो फिर कर लिए, क्योंकि उस टाइम पे ख़तरा ये था कि PTI अगर असम्बली में वापस आ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आती है, तो एन मुमकिन है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए और PDM की हुकूमत फारिग हो जाए। शायद इनके इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामलात
तय पा जाएं या बातचीत हो रही है या इस तरह, वो तब सिचुएशन डिफरेंट थी। 9 मई से बहुत पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो फौरी तौर पे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ठक 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 इस्तीफे। पहले वो कहते रहे कि नहीं जी नहीं, जब तक मैं एक एक मेंबर से मिल नहीं लेता ज़ाती तौर पे, क्योंकि ये रूल्स का तकाजा है, तब तक मैं इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकता। जैसे ही ख़तरा हुआ कि हुकूमत जा सकती है, अपनी स्पीकरशिप जा सकती है, वज़ीर आज़म जा सकता है, PTI विच इज़ दी रियल ऑपोजिशन, वो पार्लियामान में वापस आके बैठ सकती है और डमी ऑपोजिशन और डमी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन राजा रियाज की छुट्टी हो सकती है, तो सादी इस्तीफ़े मंजूर हो गए। PTI वालों को भी अब सोचना चाहिए, जज्बात में आके वो जो इस्तीफ़े दिए थे नेशनल असम्बली से भी, और असम्बलियाँ तहलील की थी, अगर अब जज्बात को एक तरफ रख के सोचें तो ये सोचना बनता है कि क्या वो फ़ैसले दुरुस्त थे। असम्बली से निकलना, पंजाब से निकलना, KPK से निकलना, 2 डायमेंशंस हैं उसको सोचने की। मिसाल के तौर पे अगर तो मैं ये देखूँ ना कि मैं इमरान खान रेगुलर पॉलिटिक्स कर रहा है और ही हैज़ टू स्टे इन पावर, दैट इज़ हिज मोटिव, तो फिर तो वो बिल्कुल गलत फ़ैसले थे। लेकिन अगर उसको थेरेटिकल, आइडियलिस्टिक, हिस्टोरिकल, नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस माइंड का इमरान खान इजहार करते रहे, माइंडसेट का, कि जी हम चाहते हैं कि हम तब्दीली लेकर आएँ, तो उस माइंडसेट में उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जो अक्सर आपको बाएं बाजू के जो मूवमेंट्स हैं उसमें अडॉप्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे कि जी वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम वाइल बीइंग स्टिल इन द सिस्टम, सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ द सिस्टम, चैलेंज द सिस्टम एंड देन वी विल चेंज द सिस्टम विद द पावर ऑफ द पीपल। तो मेरे ख्याल में वो इस वाली पॉलिसी के ऊपर के लोगों की, अवाम की ताकत के साथ हम आएंगे और हमें सिस्टम में रहते हुए, इस फरसूदा निज़ाम में रहते हुए हम इस फरसूदा निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो वाली पॉलिसी अडॉप्ट की। लेकिन अब उसमें भी एक सवाल है कि अगर ये सोच उनकी थी कि नज़रियाती, आइडियलिस्टिक सोच उनकी थी, तो क्या अवाम की जो पल्स वो देख रहे थे कि मिसाल के तौर पे हम असम्बलियों से निकल जाएंगे, उधर से PDM की हुकूमत की फस्तायत शुरू हो जाएगी, हमले होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, गुमशुदगियाँ होंगी, गोलियाँ चलेंगी, FIRs होंगी, सोशल मीडिया बंद होगा, इंटरनेट बंद होगा, तो लोग निकल आएंगे बाहर। मिसाल के तौर पे मैं ये सोच रहा था, खान साहब का माइंडसेट रीड करने की कोशिश कर रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था मैं, और उनकी जो ये जो कल उन्होंने मज़म्मत की है, इस मज़म्मत से पहले उनकी जो मेरे ख़्याल में उससे पहले की एक तकरीर थी, जब अभी ये मज़म्मत नहीं हुई थी, और नहीं सेकंड लास्ट, उससे भी एक तकरीर पहले वाली तकरीर थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि हम 22 करोड़ लोग हैं और ये पुलिस वाले 70-80 हज़ार हैं, तो आप लोग बाहर निकल के पुरअमन एहतजाज करें ताकि इस हुकूमत को पता चले कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। तो समहाउ उनके जहन में शायद ये चल रहा था कि अगर ये फस्तायत होगी, जो कि हुई और इस हद तक जाएगी, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आएंगे। और देखें, मैं तो सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ, और मैं सोचता चला जा रहा हूँ कि इमरान खान का माइंडसेट क्या था। इमरान खान कितना कॉन्फिडेंट था कि कितने लोग निकल आएंगे उसके लिए सड़कों पे। 7,000 गिरफ्तारियां तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हो चुकी हैं और वो जेलों में, और 700 के करीब ज़ख्मी हैं और 25 जाँ बहक हो चुके हैं, उनको गोलियां लगी हैं और उनका कोई नाम नहीं ले रहा। ये बातें तो उन्होंने की हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं क्या, ये पूरी कौम उनको याद रखेगी। लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड द माइंड ऑफ चेयरमैन PTI इमरान खान, कि इमरान खान के जहन में क्या था। चलो 7,000 लोगों ने गिरफ्तारियाँ तो दी हैं, कोई 700 ज़ख्मी भी हुए हैं बकौल उनके, कोई 25 बकौल उनके अभी तक जो उनके पास इतलात हैं, उन्होंने जानें भी दे दी हैं या वो जाँ भाग भी हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इमरान खान ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मतलब कि किस माइंडसेट में थे इमरान खान जब उन्होंने बोला कि 80,000 या 70,000 पुलिस वाले हैं, तो आप 22 करोड़ का मुल्क है, तो आप बाहर आके पुरअमन एहतजाज करें। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इमरान खान के ज़हन में क्या था कि कितने के लोग बाहर निकलेंगे इमरान खान के लिए। मतलब कि ये तो मीडिया लगातार कह रहा था और लोग भी कह रहे थे कि इमरान खान मकबूल है और बहुत मकबूल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा मकबूल हो चुका है और एक बहुत बड़ा लीडर बन के सामने आ चुका है। और ख़ास तौर पे इमरान खान के करीब जो सहाफ़ी थे, वो तो कहते थे कि ये उम्मत मुस्लिमा के बड़े तरीन लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और सारी बात।
तो अगर ये सेंटिमेंट जो वो कहते थे कि लोग मानते हैं, समझते हैं और आवाम में बिल्ड हो चुका है और बिक चुका है, तो इसको इमरान खान अगर बिलीव करते थे तो किस हद तक बिलीव करते थे कि कितना % ये बिक चुका है और कितने लोग निकलेंगे सड़कों पे पुरअमन एहतजाज के लिए फस्तायत के बावजूद? जो निकले हैं वो तो 7,000 गिरफ़्तार हुए, उससे ज़्यादा निकले हैं। 7,000 से तो खैर बहुत ज़्यादा निकले हैं, लेकिन 7,000 की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारे लोग घरों में दुबक के बैठे हैं। वो इमरान रियाज जो है उसका कल तक अब कह रहे हैं जी IG साहब रिपोर्ट जमा कराएंगे और अभी तक कोई पता नहीं है। और आज IG का जो बयान है वो ये है कि कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से अगर छुप के बैठा हो या ख़ुद छुपा हो तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अगर इमरान रियाज जो कि एक पावरफुल वॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में उठने वाली, एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इमरान खान की तो आवाज़ बहुत पावरफुल है, लेकिन इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मैं एनालिसिस करूं कि किसकी वॉइस सबसे ज़्यादा पावरफुल है PTI में, तो मैं कंसिडर करूं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, और कौन है जो ऊपर टॉप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, आमिर कियानी, उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से ख़बर यह है कि उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि जी ये आप ये ख़बर है ज़राए से कि जी अंडरटेकिंग दी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों जुलूसों में शिरकत नहीं करूँगा, और उसके बाद मज़म्मत की सानिया 9 मई की, और उसके बाद फिर वो गए हैं तो फिर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो और कौन इतना पावरफुल वॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि जो बोलता हो और लोग सुनते? तो मुझे लगता ये है, जो मेरा एनालिसिस है, कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली हिस्सा ना होने के बावजूद इमरान रियाज की आवाज़ बहुत पावरफुल थी PTI में। और वो जब अपने वीलॉग्स वगैरह करते थे तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनके वीलॉग सुनते थे, और उनकी फॉलोइंग तो है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ जो ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं वो तोड़े हैं। मिसाल के तौर पे वो मेन स्ट्रीम से निकलने के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने जिस तरह से अपनी व्यूअरशिप और ऑडियंस बनाई है, तो वो आवाज़ पिछले तकरीबन कोई 1 हफ़्ते से बंद है, दबी हुई है, छुपी हुई है, उसका पता ही नहीं, वो गुमशुदगी में है। और उस हवाले से पंजाब पुलिस का जो अफसर है IG जो है वो ये कहता है कि जो शख्स अगर कोई अपनी मर्ज़ी से छुपा हुआ है तो उसको ढूंढना मुश्किल है। तो इस आवाज़ का इस वक्त चुप रहना PDM की हुकूमत और निगरान हुकूमत जो पंजाब में, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डिसमेंटल करना था और इनको ये इसमें टूट फूट होनी थी, जो कि होती हुई नज़र आ रही है और जो कि हो भी रही है और गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इन हालात में एक आवाज़ जो कि कंसिस्टेंटली PTI के हक़ में बोल रही थी, और वो मोर लॉयल टू द किंग दैन द किंग हिमसेल्फ, एक अंग्रेज़ी की मिसाल है ना। बहुत सारे PTI के तर्जुमान उस तरह PTI का केस या मुकदमा आवाम के सामने नहीं रख पाते थे जिस तरह इमरान रियाज एक सहाफ़ी होते हुए रख देते थे। अब इसको कोई कॉम्प्लीमेंट ले ले या इसको कोई नेगेटिव सेंस में दे दे, मैं उस वक्त उस डिबेट में नहीं जा रहा कि वो सही कर रहे थे या वो गलत कर रहे थे। मैं सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने नरेट कर रहा हूँ। दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि ऐसा था। अब वो सही था या गलत था, कुछ लोग अब जैसे हुकूमत को कि वो तो सहाफ़ी है ही नहीं, वो तो सहाफ़ी था ही नहीं, और कुछ लोग कहते थे कि यही तो सहाफ़ी है, यही तो सहाफ़ी होता है। तो मैं फ़िलहाल उस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अभी फैक्ट की बात करता हूँ आपसे। तो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना होने के बावजूद PTI के हक़ में एक बहुत पावरफुल वॉइस थी इमरान रियाज खान। तो इस सारे अरसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो रही है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, साबिक MNA, साबिक MPA प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पार्टी से लाताल्लुकी और छोड़ने का ऐलान करते हुए आप दीदा भी हो जाते हैं, और बाकी गिरफ़्तार हैं, जो गिरफ़्तार रिहा होता है अदालत के हुक्म से, वो पुलिस का एक और डाला वहाँ पे खड़ा होता है उसको रिसीव करने के लिए कि आइए साहब बैठिए, अभी आप फिर दोबारा गिरफ़्तार हैं। और कुछ जो सूरत हाल है आपके सामने ही। और फिर इस वक्त अब वो जो PDM की हुकूमत की पूरी स्ट्रेटजी थी वो तकरीबन उसको अमली जामा पहना चुके हैं,
और इमरान खान को फिज़िकली तो आइसोलेट कर चुके हैं, बिकॉज देयर इज़ नोबडी आउटसाइड ज़मान पाक राइट नाउ। ना अवाम में से कोई है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई है। इमरान खान अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर मौजूद है। एक चीज़ जो मैं इमरान खान के हवाले से भी कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इमरान खान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इमरान खान को इस वक्त ये तमाम लोग जिनके बारे में उन्होंने कहा है वैसे तो एक दफ़ा कि जी मुझे जो लोग इस वक्त मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं, कौम आपको याद रखेगी। तो अगर इमरान खान को अपनी फॉलोइंग को इंटैक्ट रखना है ना, तो इमरान खान को अब अपने से ज़्यादा कुछ उनकी बात करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे हिबा फवाद चौधरी का वो ट्वीट भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने इमरान खान पर एतराज़ उठा दिया कि खान साहब आपने फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया। ये हिबा फवाद चौधरी का ट्वीट था जिसमें खान साहब वो मजम्मत कर रहे थे कुछ नाम लेके। फवाद चौधरी साहब एक दिन पहले रिलीज़ हो चुके थे, तो हिबा साहिबा ने ट्वीट किया उसके ऊपर कि आपने फवाद चौधरी का तो नाम ही नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में कि अगर इमरान खान चाहते हैं कि पार्टी को इंटैक्ट रखें और लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखें, तो उन्हें अब ख़ुद से ज़्यादा, क्योंकि आज भी जो उन्होंने मीडिया टॉक किया ना, जो वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं और ये कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ था उस मुकदमे समेत 3 और मुकदमात में उनको 2 जून तक ज़मानत मिल गई है। तो वहाँ पे जो उनसे सवाल हुए हैं तो उसमें उन्होंने अपने बारे में बात की है और ये कहा है कि मैं वो कप्तान था जो आखिरी गेंद तक खेलता था और अभी भी आखिरी गेंद तक खेलूँगा। ये काफ़ी रजिस्टर कर चुके हैं इमरान खान साहब। अब थोड़ा सा उन्हें अपनी ज़ात से ज़्यादा जो उनकी टीम है उनकी ज़ात पर भी बात करने की ज़रूरत है। ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे मेरे ज़हन में समझ आता है कि इमरान खान को ये करने की, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की ज़ात के बारे में, दूसरों के बारे में जो लोग उनके लिए खड़े हैं, बात कर रहे हैं, या इवन फॉर दैट मैटर छोड़ भी रहे हैं, उन पे भी जो दिल में आता है, दिमाग में आता है। जैसे इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा, बिल्कुल आई एम स्पीकिंग माई माइंड राइट नाउ, और मैं कोई वो नहीं कर रहा कि जी यहाँ से शुरू करूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ हालात को देख के अपना एनालिसिस आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये जो आप बात करते हैं ना, विच कम्स नेचुरली टू यू राइट फ्रॉम द हार्ट, और वो आप लोगों तक करते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा क्लिक करती है, ज़्यादा हिट करती है इमोशनली। और इमरान खान को भी ये करना चाहिए कि इस वक्त अब अपनी ज़ात से ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान की ज़ात पर तो सब ने बहुत बात की है, उनके फॉलोअर्स ने, तो अब उन्हें अपने फॉलोअर्स और वो तमाम लोग जो उनके साथ खड़े हैं, जो अभी तक खड़े हैं और जो नहीं खड़े रह सके, उन पर भी बात करें। Whatever is coming to his mind, I think he should talk about it. This could be a good strategy for him to survive in these testing times. बाकी ये है कि हालात यही है सर, कि ये खान साहब ने वैसे एक बात कही है, उन्होंने कहा है, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि ये टूट फूट का उनसे सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिस जमात का अवाम में वोट बैंक हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग उसे छोड़ भी जाएं। इंटरेस्टिंग। तो वो कहते हैं कि जिस जमात का अवाम में वोट बैंक हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग उसे छोड़ भी जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं? लोग छोड़ रहे हैं खौफ की वजह से, फस्तायत की वजह से, वो जो हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं PDM के दौरे हुकूमत में उसकी वजह से। तो अगर उन हथकंडों की वजह से वो लोग छोड़ रहे हैं जो डायरेक्टली आपकी जमात के साथ वाबस्ता थे और किसी न किसी शक्ल में उनका तो कुछ फ़ायदा होना ही था ज़ाती तौर पे, मिसाल के तौर पे कोई MNA, MPA, कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई एडवाइज़र बन जाता, लग जाता, बड़ा लोगों को इन चीज़ों का शौक़ होता है। तो अगर वो छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं तो खान साहब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वही सेंटिमेंट इस वक्त अवाम जो आपसे वैसे तो आपको सपोर्ट करती है, आपका नैरेटिव जो है उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो खौफ कहीं उनके दिलों में भी तो हो सकता है ना, बल्कि है, इसीलिए तो वो चुप किए बैठे, इसीलिए तो वो बात नहीं कर रहे, इसीलिए तो वो बैठे हुए हैं आराम से। तो उनसे इंगेज करें और अपने लोगों से जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनसे भी इंगेज करें। और बाकी आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। जीत मैं ये नहीं समझता कि इसमें PDM की होनी चाहिए या PTI की होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की होनी चाहिए या आवाम की होनी चाहिए, अकेले किसी की जीत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुल्क की जीत होनी चाहिए, रियासत की जीत होनी चाहिए। 22 करोड़ लोगों को मतलब के साथ लेकर इकट्ठे चलना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो डिवीज़न है, जो पोलराइजेशन है, वो एक्सट्रीम पे है। एक और चीज़, मैं अब वीलॉग लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था
कि ये 80 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ में बड़े बड़े नाम थे, बोलते थे और शायरी कर गए, और आज तक उनकी शायरी लोग कोट करते हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब, हबीब जालिब साहब। तो मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग बदल गई इन शोरा के बारे में पिछले 10-1 दिन में। पहले मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं, मैं समझता था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेलेक्चुअली टैलेंटेड, गिफ्टेड लोग थे खुदा की तरफ से, कि इन पे आमद होती थी यूं ऊपर से, और उसके बाद फिर ये लिखते थे और बोलते थे और इतनी खूबसूरत नज़म लिख देते थे, जैसे जालिब साहब या फैज़ साहब। अब वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ बात ये थी कि वो जिन हालात में रह रहे थे, जनरल ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ उन्होंने देखा था, और वो कहते हैं जी कि उनकी जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई थी और उन लोगों को और सहाफ़ियों को कोड़े भी पड़े थे उस टाइम पे, तो उन हालात का बहुत असर पड़ा था उनके दिलो दिमाग पे। और वो जो हालात उन्होंने देखे थे, वो फिर उन्होंने अपनी जो उनका नेचुरल एक टैलेंट था, जो आमद होती थी अल्फाज की या इशार की, उसमें उन्होंने उन हालात को बयान कर दिया। तो फैज़ और जालिब तभी बनते हैं जब हालात भी ऐसे होते हैं। अगर हालात मिसाल के तौर पे स्कैंडिनेविया वाले हो ना, तो ना फैज़ निकलता है ना जालिब निकलता है। तो जब वो हालात पैदा होते हैं तो फिर फैज़ भी पैदा होता है, फिर जालिब भी पैदा होता है। तो आजकल हालात अजीब व गरीब तो हैं भाई। तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।